डियर स्टूडेंट्स, कैसे है बेटा? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे यार। काफी कुछ पढ़ लिया यार। हाँ। और पढ़ने के बाद फिर देखा जाए तो आगे भी पढ़ना पड़ता है। कहाँ तक उसी चीज से बैठे रहेंगे। कुछ बातें कर ली थी अपन ने इकोलॉजी के बारे में, और बात करी थी इकोसिस्टम में भी। बेसिकली इकोलॉजी को खत्म कर दिया था, इकोसिस्टम के तो अपन को थोड़ा सा बढ़ना है। चलो डील करते हैं, इकोसिस्टम से बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। क्या होता है इकोसिस्टम यार? चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट ईच अदर एंड आल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। एक ऐसी यूनिट होती है लाला, ये एक ऐसी यूनिट होती है जो कि उसके अंदर एक छोटा से छोटा जीव भी जो है, एक छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म भी अपने से बड़े जो है ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है यार। बात करें कि फंक्शनल यूनिट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, आल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। साथ में फिजिकल भी हो रहे होते हैं बेटा। फिजिकल हो रहे होते हैं मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी जो है इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। जैसे कि बात करें पानी वानी वहां पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मनोरम दृश्य दिखा रखा है। अरे वाह, ये यहाँ पे डक भी है, यहाँ पे जो है कॉकरोच भाई साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई भी उड़ रही है, और इस पक्षी पक्षी और ये सब तालाब वालाब सब फिश फिश है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम की यूनिट कह सकते हैं इसको अपन बेटा। क्यों कह सकते हैं इकोसिस्टम की एक यूनिट? अरे यार यहाँ पे जो है एक डक बैठी हुई है, और डक बैठी हुई तो क्या पानी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रही है? कर रही है ना यार, तैरना वैरना सीख रही है उसमें। और ये भाई साहब बैठे बैठे देख रहे हैं कि मैं इसको कैसे खाऊं, यहाँ पे जो बैठा हुआ है। और यार वो तो पानी के पौधे के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये एम्फीबियन है, और ये बेटा क्या काम कर रहा है? ये देखने का काम कर रहा है कि अरे यार कब निपटा उसको। तो इंटरेक्शन चल रहा है सबका फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ और आपस में भी। तो एक इकोसिस्टम की पूरी यूनिट है बेटा ये, जो इसमें क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो है वहां पे थोड़ा सा बात करें इंटरेक्शन चल रहा होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की, अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेटा, अच्छा इकोसिस्टम के फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक अपन कह सकते हैं कि इकोसिस्टम की जो यूनिट है ना, उसमें भी एंटायर बायोस्फीयर जो है, एंटायर बायोस्फीयर में अपन बात कर रहे हैं कि जितना पूरा आसपास अपनी चीजें देखने को मिल रही है ना, वो सब के सब क्या है बेटा, वो सब की सब एक ग्लोबल इकोसिस्टम बना रही है। ठीक है। ये इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, दो बायोटिक, एक तो बायोटिक होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट है। अब अबायोटिक क्या होता है सर? अबायोटिक सिंपल सी बात है यार बच्चे, ये तो पता होना चाहिए अपन को। एयर है, वाटर है, लैंड है, तो ये सब क्या है यार? ये बायोटिक है। और बायोटिक में अपन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं, जैसे कि अपन मधुमक्खी ले लें, जैसे कि अपन ले लें, अपन भी बड़े वाला। ठीक है। ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीशीज का अलग अलग लेवल पे स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। सर समझ में नहीं आया यार, चलो कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब अगर मैं बात करूं इस पेड़ की, अगर ये पेड़ है तो भैया ऊपर की तरफ है, अगर झाड़ी है तो इसके नीचे बेटा कमर के पैरों पे रह गई। अगर बात करूं कि एग्जांपल दे रखा है फॉरेस्ट के अंदर, ट्री जो है वो ऊपर की लेयर रहता है, ये ऊपर की लेयर ले रखी है ट्री ने। श्रब्स द सेकंड, श्रब जो है नीचे की लेयर, झाड़ी वाला नीचे है, चल नीचे छोटी छोटी। एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस द बॉटम लेयर, और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो है ना हर्ब्स और ग्रासेस, ये तो नीचे लेटे रहते हैं जमीन पे बेटा। ये तो माय बाप, आप तो टीचर से कह रहे होते हैं कि माय बाप आप तो बहुत बड़े हो, हम तो बहुत छोटे हैं। तो बेटा ऐसा कहा जाता है कि ऐसा है यहाँ पे कि स्ट्रेटिफिकेशन जो प्रोसेस, उसमें आप देख सकते हैं कि हर एक अलग अलग, जो बात करें अपन स्पीशीज ने, ट्री की स्पीशीज, और बात करें कि अलग श्रब की अलग है, और इसकी जो है हर्ब्स की और ग्रासेस की अलग है। तो इन्होंने अलग अलग लेयर रखी है। आप देख सकते हैं कि इमरजेंट लेयर किसने ले रखी है, ऊपर ट्री ने ले रखी है। कैनोपी लेयर किसने ले रखी है, अलग ट्री ने ले रखी है। अंडर स्टोरी फिर उसके नीचे छोटे वाले ने, उसके बाद नीचे श्रब लेयर जो है, और फिर हर्ब्स, और नीचे तो नीचे लेट जाती है बेटा जमीन पे। तो यार ये ही प्रोसेस क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है। हर एक स्पीशीज ने अपनी अलग अलग लेयर पकड़ी हुई है, ताकि ऊपर वाले ट्री का नीचे वाले श्रब से कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं चलता। वो अपना अपना अंदर काम कर रहा है यार, उसका नीचे वाले से क्या लेना देना है। तो यही स्ट्रेटिफिकेशन है बेटा। अगर अपन बात करें कि एक पॉन्ड की इकोसिस्टम की, और बात करूं एक में, अगर यहाँ पे अपन इकोसिस्टम देखें, अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। एक अपना एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। अगर मैं बात करूं एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो जो लैंड पे चल रहा है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अब उसमें ग्रास लैंड आ गए, रेन फॉरेस्ट आ गए, सबका अपना अपना एक इकोसिस्टम चल रहा है। वहां पे वहां के जो जीव जंतु है वो अपने हिसाब से इंटरेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे एक्वेटिक के जो जीव जंतु अपने हिसाब से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इनका वहां से कोई लेना देना नहीं है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं, एक पॉन्ड यहाँ पे अपने सामने, तालाब जो है, गाँव में चलेगी बेटा, गांव में चलेगी तो बेटा वहां पे अपन को देखने की इच्छा हुई यार, गांव तो घूम के आते हैं, यहाँ घर पे बैठे बैठे क्या करें, निकल के तालाबों की तरफ बेटा मनोरम दृश्य देखना है।
आओ वहां पे कुछ और देखो ना देखे बेटा, ये जरूर देखना, ध्यान इसी पे होना चाहिए पूरा। अ पॉन्ड इज अ शैलो सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी दैट एग्जिबिट्स ऑल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक पॉन्ड जो है वो शैलो होता है बेटा, शैलो का मतलब अगर मैं नदी की बात कर दूं तो बेटा डीप हो जाएगी, अब पॉन्ड है तो शैलो ही होगा, डूबते थोड़ी तालाबों में। सिंपल है, सिंपल सा है बेटा, ज्यादा नाम रखने नहीं है। सेल्फ सस्टेनेबल है, अपने आप को सस्टेनेबल बना रखा है, अपने आप को मेंटेन कर रहा है बेटा। और दैट एग्जिबिट्स ऑल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जो कि एक बेसिक कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम के सारे वो लेके चलता है वहां पे। अगर मैं बात करूं इसके एबायोटिक कंपोनेंट की, तो सर आपने कहा था एक इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। हाँ तो भूला नहीं हूं मैं, आ जाना देख ले यहाँ पे। अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से? वाटर एंड सॉइल डिपोजिशन। क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन कौन सी? सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कौन कौन से? फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूं तो वाटर एंड सॉइल यहाँ पे है ना यार, नीचे जमीन पे मड है, ऊपर पानी है। क्लाइमेटिक कंडीशन, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे और लेंथ। क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे देखें तो सनलाइट आ रही नहीं आ रही, आ रही है देखो भरपूर आ रही है भाई साहब, भर भर के आ रही है। और साइकिल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर भाई साहब चलता रहता है ना, पानी गर्म होता है दिन में, फिर रात में जमीन ठंडी होती है, याद है ना? हाँ वही वही वही। डे लेंथ वगैरह सब वो डे नाइट चलती रहती है। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे मौजूद है, छोटे छोटे प्लांट, नन्हे मुन्ने प्लांट, ठीक है, ये रहे फाइटोप्लैंक्टन, ये रहे, ठीक है बेटा। और बात करें सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स, आपको दिख सकती है यहाँ पे कुछ एल्गी सरफेस पे तैरते हुए बेटा, सरफेस पे तैरते हुए ग्रीन ग्रीन एल्गी दिख सकती है आपको। सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट, ये यहाँ पे ये मार्जिनल प्लांट आ रहा, ये यहाँ पे सबमर्ज्ड बेचारे ये छोटे छोटे नीचे की तरफ, ठीक है। तो सबमर्ज यहाँ पे है, फ्लोटिंग ऊपर की तरफ, मार्जिनल ऊपर की तरफ। कंज्यूमर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जू प्लैंक्टन दिख रहे हैं छोटे छोटे, जूप्लैंक्टन है। फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, कुछ फ्री स्विमिंग होंगे, मछलियां तैर रही होगी छलना छलना, और बेटा ड्वेलिंग फॉर्म्स इधर से उधर डोल रहे होंगे बेटा, ठीक है, कभी पानी में आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी पानी में आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, वो ड्वेलिंग फॉर्म्स है। डिकम्पोजर्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि पॉन्ड का पूरा एक इकोसिस्टम है, वहां पे उसकी अपनी अपनी यूनिट्स चल रही है, अबायोटिक कंपोनेंट्स में, बायोटिक कंपोनेंट्स में, डिकम्पोजर्स में है बेटा, वहां पे ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स भी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है, कंज्यूमर्स भी है। तो सारी चीजें हैं और सबको मिला के एक यूनिट बन गई वहां पे। ऐसे टेरेस्ट्रियल में जाएंगे तो वहां पे भी सारे होंगे, अबायोटिक भी होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होगी, बायोटिक भी होगा, ऑटोट्रॉफिक भी होगा, कंज्यूमर्स भी होंगे, डिकम्पोजर्स भी होंगे। तो हर एक इकोसिस्टम की अपनी एक एक यूनिट वहां पे तैयार है बेटा, खाने के पैकेट बने हुए हैं, उठा उठा के ले जाओ बस, ठीक है। अगर अपन बात करें तो पॉन्ड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जरा अपन भी देखें तो। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल यूजिंग सोलर रेडिएंट एनर्जी, वहां कर रहा है। ऑटोट्रॉफ से वहां पे मौजूद है, प्लांट है, पकड़ा एनर्जी को सोलर को और कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। कंजप्शन ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स का कंजप्शन कर रहे हैं ना हेटेरोट्रॉफ्स, सारे कीड़े मकोड़े खाते हैं प्लांट को, जूप्लैंक्टन्स को, ठीक है। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक इनटू यूज बाय द हेटेरोट्रॉफ्स, डेड मैटर जो है, जो मर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, उसको गलाता सड़ाता जो कौन है? डिकम्पोजर्स ही है। और गला सड़ा के वापस से उसको जो है मिला देते हैं और वापस से फिर वहां से यूज कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, फिर वो बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स। तो यार एक क्या चल रहा है, एक तरह से इकोसिस्टम का पूरा खेल ही तो चल रहा है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि इकोसिस्टम के जो है 4 कंपोनेंट होते हैं, बारी बारी से अपन को देखना है। सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम के पहले कंपोनेंट के, जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आज तक तो पढ़ते आए हैं कि इतना प्रोडक्शन निकला, बम्पर प्रोडक्शन निकला भाई साहब खेत में, बम्पर प्रोडक्शन। पर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में भी डिफरेंस होता है लगा। क्या होता है बेटे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंस? प्रोडक्शन तो सर अब मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, प्रोडक्शन तो पूरा खेत का जो है ना, एक साल में जितने प्रोडक्शन निकला है वो प्रोडक्शन है। कि भाई साहब 10 टन की खेती हुई थी हमारे खेत से, 10 टन गेहूं हुए थे, अच्छा हाँ ये प्रोडक्शन है उस खेत का, ठीक है भाई साहब। अब प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी ये है कि उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, अगर अपन बात करें बीघा के हिसाब से राजस्थान के अंदर, तो 1 बीघा खेत में कितना गेहूं निकला। ये तो पूरे 6 बीघा खेत था आपके पास, अगर 1 हेक्टर में 6 बीघा होता है, मैं बात करूं 1 हेक्टर के अंदर 6 बीघा होता है, तो 1 हेक्टर खेत से बेटा वहां पे 10 टन प्रोडक्शन निकला है वीट का। तो मैं बात करूं कि मेरे पास 10 टन प्रोडक्शन निकला 1 हेक्टर खेत से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो है 0.1 हेक्टर से एक दिन के अंदर
चलिए ज्यादा हो गया। एक मंथ के अंदर कितना ग्रेन निकला वहां से, 0.1 हेक्टर से 1 मंथ के अंदर कितना ग्रेन निकला, यही क्या है बेटा उसकी प्रोडक्टिविटी। जब अपन होल सम में बात करते हैं ना लाला, जब अपन पूरे खेत की बात कर रहे हैं और साल भर की बात कर रहे हैं तो अपन प्रोडक्शन की बात करते हैं। पर अगर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना बेटे, तो वहां पे ये भैया 10 टन निकला था, अरे 10 टन नहीं, मुझे ये पता कि 0.1 हेक्टर से एक महीने के अंदर कितना निकला, प्रोडक्टिविटी पूछ रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि जिस खेत का प्रोडक्शन ज्यादा हो उसकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा हो, जरूरी नहीं है बेटा। प्रोडक्शन भले ही ज्यादा हो सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। समझ में आया? और हो सकता है कि जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा उसका प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट टर्म से गुलमुल नहीं करना बेटा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ चलो आगे बढ़ो। सोलर एनर्जी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इकोसिस्टम की फॉर फंक्शन एंड सस्टेन, पता है यार है बच्चे को। अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड, ये बात काम की बेटा, ध्यान से सुनना। अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। दो तरह का प्रोडक्शन होता है बेटा, दो तरह की प्रोडक्टिविटी होती है। जैसे प्रोडक्शन दो तरह का, वैसे प्रोडक्टिविटी दो तरह की, प्राइमरी प्रोडक्शन और सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो प्रोडक्टिविटी भी दो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन की बात कर रहा है, अपन इसको प्रोडक्टिविटी फॉर्म में भी लेंगे नेक्स्ट लाइन में। प्रोडक्शन की बात कर रहा है अमाउंट ऑफ बायोमास, बायोमास मतलब जितना भी ऑर्गेनिक मैटर। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर CHONP होता है बेटा, ठीक है, CHONPK, यही ऑर्गेनिक मैटर है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस जो पोटेशियम है ना, यही ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद तो फिर मिनरल आयंस आ जाते हैं सारे, वो इनऑर्गेनिक में आएगा पूरा खेल। तो ऑर्गेनिक के अंदर जितना भी मैटर प्रोड्यूस हुआ है उस प्लांट के अंदर पर यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है, ओवर ए टाइम पीरियड मतलब एक साल में, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। उस प्राइमरी उसको क्या अपन कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड इन वेट, या तो टन 10 टन, ठीक है, एक साल में 10 टन निकला, या फिर एनर्जी के किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर, उसके फॉर्म में निकलेंगे। याद रखेंगे मेरा बच्चा, बिल्कुल भूलेगा नहीं। प्राइमरी प्रोडक्शन को इस फॉर्म में देखते हैं अपन, ठीक है। बात करें रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, अब रेट जब देखते हैं ना बेटा कि किस रेट से बनाया उसने, तो फिर कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अब आगे जो है डिफरेंस समझो, बिल्कुल आगे होगा। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है, पर ईयर। और बात करें किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक ईयर के अंदर भैया कितना बनाया ये बताओ तुम तो, ठीक है। उस पर्टिकुलर रेट से बनाया, किस रेट से बनाया उसने, कि भाई साहब एक महीने के अंदर उसने 10-10 दानों के हिसाब से बनाया, या 10 दानों के हिसाब से बात नहीं करें तो 10-10 किलो के हिसाब से वेट को बढ़ाया उसने। ऐसा खेत जिसका प्रोडक्शन 10 टन है, समझ रहा मेरी बात को बच्चे, यहाँ पे ध्यान से समझ रहा, देख ध्यान देना, इधर निमट जाएगा नहीं तो बिल्कुल, ठीक है। एक खेत है जिसका प्रोडक्शन है 10 टन, ठीक है, वो कितना निकला, एक साल में निकला 10 टन निकला उसका। दूसरा खेत है अपने पास श्यामलाल जी का, ये रामलाल जी का प्रोडक्शन था 10 टन पर ईयर में, श्यामलाल जी का प्रोडक्शन है बेटा 8 टन, 2 टन कम निकला। नाराज होने की बात नहीं श्यामलाल जी, कोई बात नहीं, रुको अभी बात करते हैं। यार 10 टन उससे निकला, 8 टन उससे निकला, तो अब क्या किया जाए भैया। श्याम अपन ने रामलाल जी को पूछा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी खेत की, कि भाई साहब प्रोडक्टिविटी मतलब कि उसने, अगर बात करें किस हिसाब से जो है वहां पे ग्रेन फॉर्मेशन किया, कि भाई साहब मेरे यहाँ तो है ना 10 टन निकला था, उसने 10-10 केजी के हिसाब से बनाया ग्रेन को, कि एक बार में 10 केजी, एक बार में 10 केजी, फिर एक बार में 10 केजी, ऐसे खेत ऐसे ऐसे प्रोडक्शन बढ़ता गया मेरा। अच्छा भाई साहब आपका, कि मेरे एक बार में 12 केजी, एक बार में 12 केजी, एक बार में 12 केजी, ऐसे बढ़ा है। तो प्रोडक्टिविटी उसके खेत की ज्यादा है, भले इसकी खेत का प्रोडक्शन ज्यादा हो। समझ में आया? तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर ईयर और किलोकैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को अपन डिवाइड करते हैं, ध्यान देने वाली बात, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। आया समझ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रॉस प्राइमरी और नेट प्राइमरी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेटा ध्यान देने वाले पॉइंट है, दोनों नीट में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिस रेट से प्रोडक्शन हुआ है ऑर्गेनिक मैटर का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पूरा जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बना है पूरा का पूरा, इस घर में जितना भी खाना बनाया ना वो पूरा क्या है, ग्रॉस है बेटा खाना, ठीक है। अब उस खाने में से कुछ खाना बेटा जिन्होंने खाना खुद बनाया है उन हलवाइयों ने भी खाना खा लिया होगा, बाकी का बचा हुआ खाना बेटा कौन खाएंगे, मेहमान खाएंगे। तो जो हलवाइयों ने पहले ही खा लिया, मतलब जिन्होंने खाना बनाया रेस्पिरेशन के अंदर यूज हो गया, वो अलग से हटा दो। अब इस जीपीपी में जो जीपीपी थी,
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से कुछ रेस्पिरेशन प्लांट खुद भी तो यूज करता है ना, तो उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से माइनस कर दो किसको, रेस्पिरेशन को माइनस कर दो, रेस्पिरेशन से जो लॉस हुआ है ना उसको माइनस कर दो, तो बाकी का जो बचा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी बेटा। इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉफ्स, जो बचा है उसके पास वही आगे जाके कौन यूज करेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स यूज करेंगे, चाहे वो हर्बीवोर्स हो चाहे वो बेटा डीकंपोजर्स हो। खाना पूरा प्लांट ने बनाया, हलवाइयों ने बनाया, पूरा खाना घर में बना है, ये तो ग्रॉस हो गया खाना पूरा। कितना बड़ा भाई साहब, हमने तो 4 भगोने दाल बनाई है। अभी 4 भगोनों में से 1 भगोने दाल तो किसने यूज कर ली, हलवाइयों ने, जो खुद भी तो खाना खाएंगे, रेस्पिरेटरी लॉसेस में निकाल दी। बाकी की जो 3 बची वो नेट है, क्योंकि असल में वही यूज आ रही है किसके लिए, आगे जो मेहमान आए उनके खाना खाने के लिए, तो वही क्या है, नेट है। डीकंपोजर्स और हर्बीवोर जो आगे कंज्यूम होगी, वो कंज्यूम करेंगे, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आ रहा है कि नहीं है समझ में, बचा हुआ उनका जो यूज हो गया उनका। तो जब अपन ग्रॉस प्राइमरी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस हटा देते हैं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वहां पे आ जाती है। ये पूरी बात याद रखेगा मेरा बच्चा, भूलेगा नहीं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। अभी तक तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसकी, अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब नया ऑर्गेनिक मैटर जो बनाएंगे कंज्यूमर्स, मैंने कंज्यूम कर लिया, प्लांट को लाया भाई साहब, प्लांट को लाके कंज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। अब मेरे अंदर भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, वो ऑर्गेनिक मैटर जो बनेगा ना वो ही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है बेटा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, हर इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। एक्वेटिक की अलग होगी यार, उसको उससे क्या लेने देना, वो उसके अपने हिसाब से प्रोडक्टिविटी। ग्रास एंड इकोसिस्टम की अलग प्रोडक्टिविटी क्या होगी, क्यों होगी, क्योंकि डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। जैसे द प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया, अगर यार पानी के जो प्लांट है वो अलग स्पीशीज के हैं, और बात करें जो धरती पे रह रहे हैं वो अलग स्पीशीज के हैं, दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग खाना बनाएंगे, अलग अलग हिसाब से उनका खाना बनेगा, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अलग अलग होगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पानी में रह रहा है, अरे भैया पानी, सनलाइट नहीं मिल पा रही उतनी, समझ पा रहे हो ना। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट कितने अवेलेबल है, हो सकता है उसको ज्यादा हो जाए तो उसका ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाए, इसकी कम हो जाए तो इसकी कम हो जाए, ये हुई ना बात। अगर बात करें फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसकी प्लांट की खुद की क्षमता कितनी है। अरे यार वो बनाते बनाते थक जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से ज्यादा रहेगी, आया समझ में, ये हुई बात। अगर बात करते हैं बेटा अपन एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो वो क्या होती है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछा जाता है, ध्यान से सुनेंगे। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बिलियन टन। जितना पूरा बायोस्फीयर है ना बेटा, ये पूरी धरती जो है उसके अंदर जो ड्राई वेट होता है, पानी को निकाल दिया उसमें से अपन ने, पानी को निकालने के बाद जो पूरा वेट मिलता है वो 170 बिलियन जो है टन। यहाँ पे बेसिकली पूरा बात करें अपन, प्रोडक्टिविटी होती है बायोस्फीयर की, धरती आकाश पाताल इकोसिस्टम सारे मिला लिए अपन ने, एक्वेटिक ग्रासलैंड फॉरेस्ट सारे इकोसिस्टम मिला के 170 बिलियन टन। इसमें से भी बेटा सिर्फ बात करें अपन 70% जो है ना, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of the ocean is only 55 billion ton। अब चूंकि बात करें कि इस पूरे बायोस्फीयर का, इस पूरी धरती का 70% जो है किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, वाटर ने, पर बनाते ओनली इसका 170 बिलियन टन में से ओनली 55 बिलियन टन किसने बनाया, 55 बिलियन टन किसने बनाया, ओशन ने। तो जगह तो घेर रखी 70% और खाना बना रहे हैं 55 बिलियन टन का। अरे यार मजाक चल रहा है क्या, हमारा खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम तो। ठीक है टाइम वेस्ट क्या यार, 55 बिलियन टन बना रहे, उसको भी कम नहीं मान रहे कि यूज तो आ ही रहा है वो। अगर मैं बात करूं आगे, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है अपना इकोसिस्टम का वो है डीकंपोजिशन। पहला कंपोनेंट डिस्कस कर चुके बेटा प्रोडक्टिविटी, अब बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट जिसका नाम है बेटा डीकंपोजिशन। ये भी बहुत जरूरी है। डीकंपोजिशन की जो अपन बात करते हैं बेटा, तो इसका मतलब होता है इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोजर्स इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो ब्रेकडाउन होता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनको तोड़ना, किससे तोड़ेंगे, हाथ पैर किससे तोड़ेंगे, इनके तोड़ेंगे बेटा डीकंपोजर्स तोड़ेंगे हाथ पैर इनके, और किसमें तोड़ देंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देंगे। तो ऑर्गेनिक को वापस से किसमें कन्वर्ट कर दिया, इनऑर्गेनिक में। क्यों किया, क्योंकि भाई सब सॉइल के अंदर तो इनऑर्गेनिक रिच रहेगा तो प्लांट को वही मिलेगा, और वही मिलेगा तभी तो वो बेटा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और अपनी रेस्पिरेटरी और भी साइकिल चला पाएगा मेटाबॉलिज्म की। तो इसीलिए प्लांट जो है इनऑर्गेनिक ज्यादा यूज करता है बेटा, इस वजह से, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो उसको बाहर से मिल जाएंगे, पढ़ा है ना अपन ने मिनरल न्यूट्रिशन, लाइक CO2 वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स।
इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन। तोड़ना है तो भाई साहब सांस की जरूरत पड़ेगी। किसी के हाथ पैर तोड़ने हैं तो फुल एनर्जी होनी चाहिए अपने अंदर। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डेट्राइटस। जो भी अपने सामने मौजूद है जिसको सड़ाना गलाना है वो सब डेट्राइटस कहलाता है बेटा। एग्जाम्पल डेड प्लांट जैसे कि लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, ये सब जो अरे जो सड़ गए, गल गए, मर गए, जो मर गए वो घर गए बेटा, घर नहीं गए, वो डेट्राइटस बन गए। और डेट्राइटस बन गए उनको सड़ाएगा गलाएगा कौन? डिकम्पोजर्स गलाएगा। हमने कह दिया भाई साहब सड़ गया गल गया, उसको आप संभाल लो। डिकम्पोजर को पकड़ा दिया अपन ने, ठीक है। अब वो क्या करेंगे आगे? उनको सड़ाएंगे गलाएंगे। अब वो स्टेप फॉलो करेंगे, वैसे काम नहीं करेंगे वो। ऑर्गेनाइज्ड आदमी डिकम्पोजर, जैसे नहीं कि बस मन उठाए और चल दिए, ऐसे नहीं बेटा, कुछ ऑर्गेनाइज्ड काम करेंगे। सबसे पहले करेंगे फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्राइटिवोरस। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन करेंगे, तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। आजा देख लूंगा तुझे, मार दूंगा, काट दूंगा, हाँ देख लेना। तो देख लिया उन्होंने, डेट्राइटिवोरस ने क्या करा, उन्होंने पहले ना ब्रेक डाउन कर दिया डेट्राइटस को, छोटे छोटे चिन्ने मुन्ने टुकड़े कर दिए उनके। जैसे कि अर्थ फॉर्म जो है डेट्राइटिवोरस है, और उसने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर लीचिंग करेंगे वो, वाटर soluble inorganic nutrients go down into soil horizon and precipitate as unavailable salts। उसमें जो भी वाटर था ना कचरे में, वो सब निकल के कहाँ चला गया? नीचे चला गया, ठीक है। जितना भी इनऑर्गेनिक उसमें था, ठीक है, वाटर soluble जो थे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वो सब सॉइल में चले गए। फिर करेंगे कैटाबोलिज्म, डिग्रेडेशन ऑफ detritus into simpler inorganic substance। अब उसका और डिग्रेडेशन करेंगे, पानी निकाल लिया अपन को, तो क्या पानी निकालना, पानी निकालने के बाद फिर बेटा डिग्रेडेशन करेंगे। कौन करेंगे? बैक्टीरिया और फंजाई करेंगे, उनके एंजाइम्स करेंगे डिग्रेडेशन, ठीक है बेटा। द अबव थ्री प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, ये तीनों तो ऊपर की जो है ना साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ चल रही होंगी। बाकी की प्रोसेस जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, जब पूरा सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद बेटा ह्यूमस बनाया जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस इन सॉइल, उससे ह्यूमस बनेगा। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से क्या बनेगा? ह्यूमस। जो सॉइल की ऊपर की लेयर होती है ना डार्क कलर की, वो होती है ह्यूमस बेटा। Humus is resistant to microbial action and so decomposes very slowly। भाई साहब ये ना माइक्रोबियल एक्शन से जो है धीरे धीरे होती है, कोई जल्दी नहीं, फुर्सत के क्षणों में होती है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फिर होता है मिनरलाइजेशन, इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोफिल्स। ह्यूमस को भी और डिग्रेडेशन करते हैं, तो उसमें जो इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, जिंक है, बोरोन है, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, सब के सब बेटा सॉइल के अंदर मिला दिए जाते हैं, ताकि फर्दर प्लांट उनको यूज करे और वापस से फिर वो पहुंच जाए कंज्यूमर्स के पास, और वापस से जब कंज्यूमर सड़े तो कहाँ पहुंच जाए? सॉइल। अरे आया कि नहीं? चलिए भाई एनसीईआरटी, ओ हो देवता जी, एनसीईआरटी का डायग्राम है क्या बेटा? ढोक दे लो और बात करो। ट्री ग्रोज इन द सॉइल, ट्री जो सॉइल में ग्रो होता है, उसकी पत्ती जब नीचे गिरती है तो ग्राउंड पे गिरती है तो कुछ तो इंसेक्ट खा लेते हैं, कुछ एनिमल्स खा लेते हैं, बकरियां खा लेती है, और बेटा वो फूड वेब के अंदर इस तरह से जो है न्यूट्रिएंट घुस चुका है। अब भाई साहब आप देख सकते हैं कि ये जो अर्थवॉर्म खा रहा है, डेट्राइटिवोरस है ना, ये अर्थवॉर्म जो खा रहा है ना, ये बेटा लीचिंग करवा देगा, केमिकल एक्शन से लीचिंग हो जाएगी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, और बेटा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है सॉइल के अंदर मिल जाएंगे बेटा। सॉइल के अंदर मिल जाएंगे तो बेटा वापस से जो है ट्री उसको यूज कर लेगा और वापस से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सर एक साइड में से भी एरो निकल रहा है, हाँ तीर निकल रहा है बेटा, तीर निकल रहा है, ध्यान दे रहा हूँ मैं भी। ये तीर जो है ना, ये बता रहा है कि पत्ती अगर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी गई है, फ्रेगमेंटेशन तो हो गया उसका, और फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जो है ना, वो लीव जो है ना, वो फंजाई ने और बैक्टीरिया ने यूज कर ली, कंज्यूम कर ली, और कंज्यूम करने के बाद बेटा उन्होंने क्या कर दिया, उसने वापस से उसको क्या करा कि है ना, एक लेटर फॉर्म में डाल दिया, और लेटर फॉर्म में बैक्टीरिया उस पर और कंज्यूम किया, और उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में वापस से इनऑर्गेनिक फॉर्म में वापस से कन्वर्ट कर दिया। दो प्रोसेस है, या तो वैसे डायरेक्टली हो जाए या फिर केमिकल एक्शन से हो जाए। अरे आया समझ? ये हुआ वहां पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे डिकम्पोजिशन को, कि कौन कौन सी, भाई डिकम्पोजिशन या तो स्लो होगा या फास्ट होगा, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को बेटा अफेक्ट करते हैं। पहला है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। अगर अपन डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन देखें ना बेटा, डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन देखें, मतलब वो किसका बना हुआ है डेट्राइटस। अगर अपन बात करें कि जो स्लोवर है रेट डेट्राइटस की, वो कब होती है? जब वो लिग्निन और काइटिन में रिच होता है। अगर मैं बात करूं कि काइटिन की जो लेयर होती है,
किसके ऊपर होती है बेटा काइटिन की लेयर? कॉकरोच के ऊपर होती है। अब कॉकरोच को अगर डिकम्पोज करना है तो डिकम्पोजर्स को टाइम लगेगा, क्योंकि भाई साहब तो काइटिन की लेयर ओढ़ के बैठे हैं वहां पे। हाँ 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 हाँ, मर गया तो भी मैं तो आसानी से नहीं मरूंगा। अच्छा हाँ हाँ चल, टाइम मार के तो रहेंगे, भले से टाइम लग जाए। इट इज क्विकर इफ डेट्राइटर इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। अब इसका उल्टा कब होता है? जब बात करें कि जो डेट्राइटस है, जो सड़ गया है, गल गया है, जिसको गलाना है, सड़ाना है, मारना है बेटा, वो अगर वाटर सोल्यूबल या ऑर्गेनिक मैटर के अंदर रिच होता है ना, उसको सड़ाना गलाना उतना ही आसान होता है। जैसे कि अपन बात करें कपड़ा, कागज और या कोई भी चीज, अगर हम है तो अभी हम क्या है, हमारे काइटिन की लेयर है क्या ऊपर? नहीं है ना। हमारे क्या बात करें अपन किसी और की लेयर है क्या वहां पे? लिपिड की लेयर। बस सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक मैटर भरा हुआ है अपने अंदर, तो अपन को सड़ाना और गलाना बहुत आसान है। अपन और बात करें एनिमल्स को भी सेम यही बात है कि उनको सड़ाना गलाना बहुत आसान है, जो हायर एनिमल्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डिपेंड करता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर की, कि वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन। बेटा फंजाई, है ना, फफूंद लग जाती कहाँ पे? गर्मी में। ठीक है, गर्मी और मॉइस्चर दोनों जहां प्रेजेंट होते हैं वहां पे फफूंद को लगने में वक्त नहीं लगता। लाला आता ना बीटेक्स का एड फिर। हाँ समझ रहे ना मेरी बात को। लो टेम्परेचर एंड एनर्बाइसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। लो टेम्परेचर और ऑक्सीजन की कमी, ये जो है ना बेटा क्या करती है? इनहिबिट करती है डिकम्पोजिशन को। और ऑक्सीजन की अबंडेंस, गर्मी, ह्यूमिडिटी, ये सब बेटा फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है सड़ाने और गलाने के लिए। अरे आया कि नहीं? और नहीं समझ में आया तो ब्रेड को है ना अभी फफूंद लग जाएगी, बारिश का सीजन आ रहा है, बाहर रख देना, गर्मी मिलेगी, फफूंद में आसानी से। थर्ड पिलर की बात करते हैं, थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं इकोसिस्टम की, जिसका नाम है बेटा एनर्जी फ्लो। अगर अपन बात करते हैं एनर्जी फ्लो की बच्चे, तो वहां पे देखते हैं कि सन जो है ओनली सोर्स है। बार बार एक ही बात को क्या कह रहे हो सर आप? सन ओनली सोर्स है एनर्जी का। हाँ बिल्कुल बच्चे, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इस धरती पे जितने भी बेटा सूर्य देवता की जो किरणें गिरती है ना, उसमें से 50% किरणें ही फोटोसिंथेसिस करने के काम आती है, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ऐसा नहीं कि भाई साहब जितनी भी गिर रही है सब काम आ रही है। सूर्य देवता को प्रणाम है बेटा, बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हैं, पर 50% किरणें काम आ रही है भाई साहब आपकी। ठीक है। प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सोलर रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड। जितने भी प्लांट्स हैं और जो फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना बेटा, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। केमोसिंथेटिक वो केमिकल का जो यूज करते हुए सिंथेसिस करते हैं, पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक तो आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया और भी प्लांट्स। फिक्स सोलर रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड। अब ये इस 50% एनर्जी में से ही बेटा कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को जो है ना यूज करते हैं। तो प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 2%, ये पॉइंट बहुत काम का है। 2 से 10% एनर्जी को ही कोस किसकी? पार की। 2 to 10% एनर्जी ऑफ द पार। तो पहले तो 50% ही धरती पे काम आ रही है फोटोसिंथेसिस में, उस 50 में से भी सिर्फ 2 से 10% ही काम आ रही है किसके अंदर? फोटो जो प्लांट्स कैप्चर कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे यूज होती है वो। Ecosystem obeys second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules. It helps to control the anode. समझ में आया कि नहीं? सेकंड लॉ ऑफ ये वन काम का है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है इकोसिस्टम। अगर मैं ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स की बात करूं बेटा, तो वो जो है वो सिंथेसाइज करते हैं फूड को। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं तो वहां पे मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है? जो वुडी प्लांट्स है, जो हर्बिशियस प्लांट्स है, वही है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन है? फाइटोप्लैंक्टन है, एल्गी वगैरह है। ठीक है। The energy trapped by the producer is either passed on to a consumer or the organism dies. कहने का मतलब ये है कि वो एनर्जी 2 से 10%, 50% में से भी 2 से 10% एनर्जी ली थी ना उन्होंने, ये भूला तो नहीं डाला। अब वो एनर्जी बच्चे उन्होंने क्या करी? आगे ट्रांसफर कर दी। वो कितना पार्ट किया वो अपन आगे देखेंगे। इस तरह से एनर्जी फ्लो होती है। जो उन्होंने कंज्यूम करी खुद खाना बनाने में, वो खाने में स्टोर हो गई एनर्जी, फिर वो आगे पास आउट, फिर कंज्यूमर जो है सड़ेंगे तो फिर वो डिकम्पोजर्स को जाएगी एनर्जी। इस तरह से एनर्जी फ्लो होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डेट्राइटिवोरस में। कंज्यूमर्स की अगर अपन बात करें जो कि हेटेरोट्रोफर्स है बेटा, दीज आर एनिमल्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये पता है, बच्चे बचपन से पढ़ता है। पहला होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, जो प्लांट्स पे डायरेक्टली फीड करते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, मोलस्क। सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो प्राइमरी कार्निवोर्स भी अपन इनको कहते हैं, जो हर्बीवोर से फीड करते हैं, जो डायरेक्ट हर्बीवोर से फीड करते हैं। फिर आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, जिनको अपन सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहते हैं बेटा, जो प्राइमरी कार्निवोर्स से फीड करते हैं जैसे कि टाइगर और
लॉइन। तो अपन तो बेटा ऑमनीवोरस है, और ऑमनीवोरस में भी अपन बेटा किस में आते हैं, अपन आते हैं बेटा प्राइमरी कार्निवोर्स में आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं अपन। मैन जो है ना प्राइमरी कंज्यूमर में, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है, क्योंकि उसके ऊपर फिर लॉइन भी फीड कर जाता है। ठीक है, The chain of feeding relationship between different organisms is called food chain. इसी को अपन food chain कहते हैं कि वो उस पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है। It is of two types. पहली होती है grazing food chain, GFC जिसको बोलते हैं बेटा। याद रखने वाला पॉइंट आ गया, बिल्कुल ध्यान से देना यहाँ पे। Here primary consumer feeds on living plants. यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो डायरेक्टली किस पे कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रास। ग्रास यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर किस पे कंज्यूम, प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूम जैसे कि गोट, और गोट को कौन कंज्यूम कर रहा है, मैन, जो कि क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर। और मैन को कौन फीड कर सकता है, फिर आगे बेटा बात करें टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर उसको बोलते हैं अपन, और या फिर उसको अपन टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं बेटा। डेट्राइटस फूड चेन जो होती है, डीएफसी जिसको अपन बोलते हैं बेटा, इस डीएफसी फूड चेन, अब ये तो ग्रेजिंग फूड चेन हो गई, अब एक होती है डीएफसी फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में फीड कर रहा है, इनकी फूड चेन अलग चल रही है। यहाँ तो फूड चेन स्टार्ट ही कहाँ से हुई, डेड से हुई है स्टार्ट ही। अरे यहाँ तो भैया लिविंग से हो रही थी कम से कम, यहाँ तो डेड से स्टार्ट कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हियर प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डीएफसी। क्या लाइन लिखी है, बहुत प्यारी लाइन है कि डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डीएफसी। जहां से लाइन खत्म होती है ना बेटा, वहां से इनकी लाइन शुरू होती है। ठीक है, जहां से लोगों की लाइन खत्म होती है ना, वहां से इनकी लाइन शुरू होती है बेटा। इनका डायलॉग है फेमस कि जहां से वो लाइन खत्म होती है वहां से हमारी बिगनिंग चालू होती है फूड चेन। बेटा बात करें डेट्राइटस की, तो वो बना होता है, इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई बैक्टीरिया है वहां पे। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। दैट बैकग्राउंड डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल व्हिच आर अब्सॉर्ब्ड बाय देम, दे गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। जैसे कि फंजाई को तो आप जानते ही हैं, वो तो डेड एंड डिकेइंग पे ही काम चलाती है। ये फूड वेब आपके सामने मौजूद है बच्चे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन है is the major conduit for energy flow, is the major conduit for energy flow का मतलब ये है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में डेट्राइटस नहीं होती, वहां पे तो बेसिकली बात करें अपन ग्रेजिंग फूड चेन ही मेन होती है बेटा। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहां पे डेट्राइटस फूड चेन से एनर्जी फ्लो होता है, क्योंकि जो मरेगा नहीं उसको डिकम्पोज कैसे करेंगे, डिकम्पोज नहीं करेंगे तो फिर आगे प्लांट्स उसको कैसे यूज करेंगे, प्लांट्स यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर वापस से वो ग्रेजिंग कैसे करेगा, ग्रेजिंग नहीं करेगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर को कैसे मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर वापस से मरेगा नहीं तो फिर डेट्राइटस। तो कहीं ना कहीं डेट्राइटस का बहुत अहम रोल है बेटा यहाँ पे। डेट्राइटस या डीएफसी में बी कनेक्टेड विद द जीएफसी एट सम लेवल, हालांकि कुछ जीएफसी पे कनेक्टेड रहती है। सम ऑर्गेनिज्म तो डीएफसी आर प्रे टू द जीएफसी। कुछ डीएफसी के जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रे भी होते हैं किसके, डीएफसी के। जैसे कि अर्थवॉर्म तो प्रे होता है किसके, जो पीकॉक वगैरह होते हैं उनके। सम एनिमल्स जैसे कि कॉकरोच, क्रोज आर ओमनिवोर्स। दीज इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन्स मेक ए फूड वेब। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पाइप, जो बात करें ईगल है, अब ईगल किसको खाता है बेटा, पाइथन को खाता है यहाँ पे। ठीक है, ईगल बेटा रैट को भी खा सकता है, ईगल वुल्फ को भी खा सकता है। ठीक है, ईगल जो है फ्रॉग को भी खा सकता है, और थ्रश जो बर्ड है उसको भी ईगल खा सकता है। अब आप देख सकते हैं ईगल तो बेटा टॉप कंज्यूमर हो गए यहाँ पे, सिर्फ इस साइकिल के अंदर, इस फूड वेब के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो है पाइथन है वो रैट को खा रहा था, रैट ग्रासहोपर को खा रहा था, जो ग्रासहोपर है वो कॉर्न को खा रहा था। तो ये तो सब प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर हो गए बेटा, सॉरी ये सब प्रोड्यूसर हो गए। ये प्रोड्यूसर और ये सब प्राइमरी कंज्यूमर। ये ट्रॉफिक लेवल बन रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ट्रॉफिक लेवल बन रही है यहाँ पे। ये ट्रॉफिक लेवल बन रही है किसकी बेटा, ये हो गई फर्स्ट, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ये कौन हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए बेटा। ये प्रोड्यूसर थे सारे प्राइमरी कंज्यूमर। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खाया, ये सब हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर बेटा। ये वुल्फ भी यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर ही है। ये वुल्फ भी यहाँ पे, ये सेकेंडरी कंज्यूमर ही है बेटा। ये पाइथन भी यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल होगी किसकी, ये होगी बेटा यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। अब सेकेंडरी कंज्यूमर से यहाँ पे टॉप करनी पड़ी या फिर टर्शियरी, अपन इसको बोल सकते हैं, इसको अपन टर्शियरी भी,
टर्शियरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोड्यूसर थे, फिर आए प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी कंज्यूमर। एक तरह से ट्रॉफिक लेवल बना दी इन्होंने यहाँ पे। फूड वेब तो बनाया ही बनाया है, ट्रॉफिक लेवल भी बनाइए बेटा यहाँ पे। तो अपन बात कर रहे हैं कि यार इसी तरीके से जो है ना ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जिनको अपन प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं बेटा। प्राइमरी कंज्यूमर में अपन ने देखा सेकंड ट्रॉफिक लेवल जू प्लैंकटन थे, ग्रास ऊपर थे, काऊ थी वहां पे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर अपन ने बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ देखे थे बेटा, पाइथन भी उसी में आ रहा था। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो टर्शियरी कंज्यूमर है बेटा, वो टॉप कार्निवोर मैन या लायन उसके अंदर आ रहे थे। तो ये जो मैंने अभी बताई थी आपको वो क्या थी, आपने इससे पहले भी देखी थी ना, आपने इससे पहले भी बात करी थी, तो वहां पे आपको दिखाई दे रही थी यहाँ पे इस फूड वेब के अंदर ये प्रोड्यूसर थे, प्राइमरी कंज्यूमर थे बेटा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सारे सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए थे बेटा। और उसके बाद टॉप कार्निवोर या टर्शियरी कंज्यूमर आ गया था फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। तो यार इस तरीके से जो आपको चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये इस तरीके से जो चीजें वहां पे देखने को मिली थी। ए स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जितनी एनर्जी उस प्लांट ने स्टोर करी थी अपने अंदर, उतनी जब आगे वाला उसको खाता है तो उतनी एनर्जी उसको नहीं मिलती। क्यों? रेस्पिरेटरी लॉसेस, खुद भी तो यूज करेगा खुद। अब फिर वापस से वहां पे बात करें कि जिस जैसे चूहे ने खाया, अब चूहे ने खाया तो बेटा बात करें कि चूहे ने जो है ग्रास ओवर को खाया था, ग्रास ओवर ने जो है प्लांट को खाया था। प्लांट ने जितना सपोज करो कि वहां पे 10 केजी मान लेते हैं, 10 केजी एनर्जी वहां पे थी, 10 किलो कैलोरी, ठीक है। अब 10 किलो कैलोरी को जब किसने कंज्यूम किया, प्लांट ने हटा लिया 8 किलो कैलोरीज, तो उसने किसको पास ऑन कर दी, वहां पे बात कर दे कि ग्रास ओवर को पास ऑन कर दी और 2 किलो कैलोरीज खुद यूज कर दी। 8 किलो कैलोरीज किसके पास गई? ग्रास ओवर के पास, तो 2 तो वहीं कम हो गई। फिर वहां पे 2 कम हुई, ठीक है। ग्रास ओवर ने खुद का रेस्पिरेशन भी तो किया होगा, खुद की मेटाबॉलिज्म चलाई होगी, तो वहां पे 2 और कंज्यूम कर ली। 6 किसको भेज दी? ऊपर के जो रेड था उसको भेज दी, ठीक है। रेड के पास कितनी पहुंची? 6 में से रेड ने भी 2 यूज कर ली। 4 किसको भेजी बेटा? वहां पे बात करें पाइथन को, तो पाइथन के पास कितनी पहुंची? 4, कम होती जा रही है। और पाइथन से बेटा बात करें, पाइथन ने भी खुद 2 यूज कर ली और 2 ही किसको मिली? ऊपर जो टॉप कंज्यूमर ईगल था उसको मिली उसके अंदर। तो बेसिकली माइनस होती गई एनर्जी, कम पहुंची। सबसे लास्ट वाले को तो सबसे कम एनर्जी मिली है वहां पे। बात करें अपन क्यों मिली, क्योंकि खुद भी तो एनर्जी यूज करते हैं कुछ जो कंज्यूमर जो होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट बिकम्स डेड बायोमास। डेड बायोमास होता है, इट इज एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर। वहां पे भी फिर एनर्जी सोर्स काम कर रहा है किसका? डिकम्पोजर्स का। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर एनर्जी। ये तो अपन जानते ही है कि भाई सब चूहे के ऊपर डिपेंड कर रही थी। कौन? ईगल, पाइथन के ऊपर डिपेंड कर रहा था ईगल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है, ठीक है, हीट, इसने एनर्जी यूज करी, फिर वहां पे हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, बाकी की एनर्जी हर्बीवोर ने यूज करी सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, फिर हीट के फॉर्म में रेस्पिरेशन के थ्रू, फिर बर्ड ने ईगल। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते तो काफी कुछ रिलीज हो गया हीट के अंदर, और बेटा वहां पे एनर्जी फ्लो इस तरह से बिल्कुल एनर्जी बहुत लास्ट में पहुंची है। इस हीट ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। ये आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है बेटा नीट के अंदर, ध्यान रखना है। Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time. हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एक सर्टेन मास होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, ठीक है। बात करें उसका वेट कितना है वहां पे उस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, वही उसका स्टैंडिंग क्रॉप है बेटा, ठीक है। इट इज मेजर्ड एज द बायोमास। बायोमास के फॉर्म में मेजर किया जाता है स्टैंडिंग क्रॉप को, और नंबर इन यूनिट एरिया। सपोज करें कि यहाँ पे सन की एनर्जी यूज करते हुए कितने प्लांट वहां पे उग रहे हैं उस फील्ड के अंदर, तो वो उसकी स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगी। फील्ड की क्या कहलाएगी? स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगी, ठीक है। अब उस स्टैंडिंग क्रॉप में से बेटा उस स्टैंडिंग क्रॉप को याद करें कि कितना यूज कर लिया प्राइमरी कंज्यूमर ने, तो जितना यूज किया ना वहां पे प्राइमरी कंज्यूमर ने, उस वक्त जितने प्राइमरी कंज्यूमर वहां पे मौजूद हैं, वो क्या है? उस प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल का क्या है? वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल का बायोमास है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल की स्टैंडिंग क्रॉप है। आगे बात करें कि वहां पे जितनी चिड़िया खाने के लिए मौजूद हैं उनको, वो जितनी चिड़िया जो सेकंड ट्रॉफिक थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर मौजूद है, वो उस नंबर का बायोमास है बेटा, उसकी स्टैंडिंग क्रॉप है। आगे भी अपन बात करें फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे टॉप कंज्यूमर की, तो जितने ईगल मौजूद हैं उसको खाने के लिए वहां पे, वो क्या है बेटा? वहां की स्टैंडिंग क्रॉप है। बायोमास ऑफ स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। फ्रेश और ड्राई वेट वहां पे देखा जाता है। Number of trophic levels in GFC, grazing food chain, is restricted as it follows 10% law. Only 10% of energy is transferred to each trophic level from the top trophic level. इस चीज को मैं समझाना चाहूंगा आपको यहाँ पे बेटा।
10% लॉ कहता क्या है? 10% लॉ ये कहता है कि अगर सपोज करो कि मैंने 10 किलो कैलोरीज प्लांट्स ने स्टोर कर ली 10 किलो कैलोरीज यहाँ, तो आगे वाली जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा बेटा। इसमें अपन मान लेते हैं यहाँ पे कौन है, ग्रास हॉपर है, ठीक है। ग्रास हॉपर को इस 10 किलो कैलोरी का बेटा कितना पहुंचेगा, ओनली 10%। तो 10 किलो कैलोरी, ठीक है। वन 1000 किलो कैलोरी पहुंचेगी बस, ठीक है। सॉरी 10 किलो कैलोरीज ना, हाँ, तो 10 किलो कैलोरी में से बात करें अपन तो 1 किलो कैलोरी पहुंची बेटा वहां पे, ठीक है। वन किलो कैलोरीज वहां पे पहुंची, किसको पहुंची 1 किलो कैलोरी, यहाँ पे 1 किलो कैलोरी पहुंची यहाँ पे ग्रास हॉपर को। अब ग्रास हॉपर को सेकंड जो बात करें अपन, यहाँ पे प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि अपन नाम ले लें किसका, रैट का, ठीक है। रैट खाने वाला है। अब रैट खाने वाला है तो 10%, फिर ये खुद यूज कर लेगा और बाकी का 10% ही ट्रांसफर करेगा, तो 10% ट्रांसफर करेगा तो 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी का मतलब होता है बेटा 1000 इंटू 10%, तो कितना हुआ बेटा 0.1 किलो कैलोरी। कितना पहुंचा यहाँ पे पहुंचा 0.1 किलो कैलोरी पहुंची यहाँ पे। देख लो 10% लॉस होते हुए कितना पहुंच गया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर से बात करें अपन, कहां पे पहुंचेगा बेटा, 10% लॉस होके 10% लॉस होके पहुंचेगा वो किसके पास, स्टॉप कंज्यूमर के पास या टर्शरी कंज्यूमर के पास। इसको अपन मान लेते हैं बेटा डायरेक्ट ईगल मान लेते हैं इसको अपन, ठीक है। ईगल के पास वो पहुंचा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.1 किलो कैलोरीज थी, 0.1 किलो कैलोरी से जो पहुंचा वो, तो 0.1 कैलोरी का भी 10% लॉस करेगा वो, तो 0.1 कैलोरी मतलब कितना था यहाँ पे 100, ठीक है। 100 को 10% से अपन देखेंगे तो ओनली बात करें 10, ठीक है। 10 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली पहुंचा वो 0.01 किलो कैलोरीज। इसको कितनी कैलोरीज मिली बेटा, 0.01 किलो कैलोरीज मिली। तो कहां से चला था, 10 किलो कैलोरी से चला था, 0.01 किलो कैलोरी पे पहुंच गया। इस तरीके से क्या कर रहा है, ये एनर्जी फ्लो हो रहा है, एनर्जी लॉस यहाँ पे हो रहा है। समझ पा रहे हो तुम इस चीज को? हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी वहां पे लॉस होती जा रही है, और जो टॉप कंज्यूमर होगा उसको तो सिर्फ वहां पे 0.01 किलो कैलोरी मिल रही है। फिक्स कितनी हुई थी शुरुआत में, 10 किलो कैलोरी पर 10% लॉस होते हुए लास्ट में 0.01 किलो कैलोरी वहां पे पहुंची। ये है एनर्जी फ्लो बेटा। तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉसेस होते हैं हीट के फॉर्म में, हर फॉर्म में। तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे बेटा एनर्जी फ्लो की। अपन ने पिरामिड बेसिकली बात करें तो कंपोनेंट्स डिस्कस किए अपन ने, किसके, अपन ने डिस्कस किए कंपोनेंट बेटा इकोसिस्टम के, अपन ने डिस्कस किए कंपोनेंट्स, वहाँ पे रिसाइकलिंग देखी है अपन ने, वहाँ पे बहुत सारी बातें करी, ठीक है। और आगे भी बातें करते रहेंगे, एनर्जी पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी इंटरेस्टिंग, पर सब बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।